हेलो, हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक मिश्रा। और आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति। आज हम इसमें देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे सेंट्रल टेंडेंसी कैसे हमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा देती है, कैसे यूज़फुल डेटा प्रोवाइड करती है, हम उसको समझेंगे। देन फिर हम लोग समझेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी का रिसर्च फील्ड में क्या ऑब्जेक्ट है, उसका मेन उद्देश्य क्या है और वो कैसे यूज़फुल है रिसर्च फील्ड में रिसर्चर्स के लिए, तो इसको समझेंगे। देन हम लोग समझेंगे कि जो सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति है उसकी माप से हम क्या समझते हैं, वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होती है, उनकी माप को हम कैसे कैसे माप कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। देन हम समझेंगे जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण माप कौन सी है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण माप को समझेंगे। देन हम देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी में जो क्या कहते हैं रिसर्चर्स हैं उनको डेटा जो मिलता है वो कैसे मिलता है, वो उनके लिए कैसे यूज़फुल रहता है, इस चीज़ को समझेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी की क्षमता को भी देखेंगे और साथ में समझेंगे सेंट्रल टेंडेंसी को और किन नामों से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, और भी चीज़ें देखेंगे। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेज़र कर सकते हैं, इनके कौन कौन से मेथड हैं, और इनके मेथड के साथ फिर हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीरीज कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज के बाद फिर हम लोग अगर हो सकेगा तो मीन भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल टेंडेंसी की डिफिनीशन। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? तो सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिकली होती है कोई भी दी गई आंकड़ों की श्रेणी का एक ऐसा अंक जो उस श्रेणी के मध्य में स्थित हो, उस अंक को ही उस श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति बोलेंगे। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। लेकिन अगर हम लोग इसे समझना चाहें आसान शब्दों में तो हम ये बोल सकते हैं कोई हमारे पास एक डेटा की सीरीज़ है, वो हमें मिली हुई है, तो उसमें से एक ऐसा नंबर जो उस पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करे, उस सीरीज़ के बारे में बताए कि इस सीरीज़ में क्या है, तो उस अंक को ही हम लोग उस सेंट्रल टेंडेंसी की क्या कहते हैं, वो उस सीरीज़ की सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जैसे क्या कहते हैं जो हमारा वाटर है, जो गंगा का वाटर है, अगर हमें जैसे गंगा के वाटर पे रिसर्च करनी है, गंगा के वाटर पे रिसर्च करनी है, तो हम क्या करेंगे, 30 मान लीजिए 30 या 40 जगह से सैंपल लेंगे वाटर का। सैंपल लेने के बाद फिर हम उसकी पीएच वैल्यू को फाइंड करेंगे। देन पीएच वैल्यू निकालेंगे, कहीं पे 6.7 होगी, कहीं पे 6.9 होगी, कहीं पे 7 होगी, 7.1 होगी, 7.2 होगी। इस प्रकार से हमें एक डेटा की सीरीज मिल जाएगी। लेकिन फिर जब हम इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमको 7 मिला, तो हम क्या कहेंगे कि जो 7 है इस सीरीज़ की सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो पूरे जो हमारे डेटा मिले हैं वो लगभग 7 के आसपास हैं, वो जो 7 है उस सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से सेंट्रल टेंडेंसी वो होती है जो सीरीज़ दी गई हो उसको रिप्रेजेंट करे, उसका एक मध्य में स्थित एक अंक होता है जो उसको रिप्रेजेंट करे। ओके, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि ये अंक दी गई श्रेणी के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ओके, तो ये जानकारी कैसे प्रदान करता है? देखिए, अब हमने जो निकाला, हमने पीएच वैल्यू निकाली, वो हमें क्या मिली? हमें मिली कि हमें पता चल गया कि सेंट्रल टेंडेंसी से हमें पता चली कि जो हमने 30 सैंपल या 40 सैंपल लिए थे गंगा के वाटर के, तो वो उनकी पीएच वैल्यू कितनी आई है? 7 आई है। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहा है उस सीरीज़ के बारे में कि ये जो पीएच वैल्यू है इसकी 7 है। इस प्रकार से सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य है जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में समझाना, यानी कि जो हमें डेटा की सीरीज दी गई है उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको एक समरी के रूप में समझाना, उसको एक समरी के रूप में प्रोवाइड करवाना। जैसे अब 30 जगह का सैंपल ले लिया हम लोगों ने, 30 या 40 जगह के सैंपल ले लिए। अब हम 30-40 जगह के सैंपल की फिर दोबारा से स्टडी करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि वो क्या करेगा, जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमें एक बता देगा कि उसकी जो पीएच वैल्यू है, हमने 40 जगह से सैंपल लिए थे तो उसकी पीएच वैल्यू जो थी 7 आई थी। तो इस प्रकार से हम समझ जाएंगे कि जो ये है मतलब
इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 आई है, यानी कि ये जो इसका वाटर है, जो वाटर की पीएच वैल्यू है, गंगा के वाटर की पीएच वैल्यू वो लगभग 7 के आसपास रहेगी। तो ये क्या संक्षेप में यानी कि समरी के रूप में उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताया दे रहा था। उसका मेन उद्देश्य क्या है, जो डेटा की सीरीज है उसको संक्षेप में समझाना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हम क्या समझते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हम ये समझते हैं कि जो अंक हमें मिला है केंद्रीय प्रवृत्ति से, सेंट्रल टेंडेंसी से मिला है, जो श्रेणी के अन्य अंक हैं वो उसी के आसपास होंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि हमें वाटर की पीएच वैल्यू 7 मिली, तो जो सीरीज के और डेटा होंगे वो उसी के आसपास होंगे, जैसे 6.7, 6.8, 7, 7.1, 7.2। तो जो हमने नंबर निकाला है 7, जो और डेटा होगा इसका सीरीज का वो इसी के आसपास होगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी से हम ये भी समझते हैं। और फिर आती है कि सेंट्रल टेंडेंसी की जो सबसे महत्वपूर्ण माप कौन सी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी की प्रवृत्ति की सबसे महत्वपूर्ण माप क्या है? तो सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे महत्वपूर्ण माप है समांतर माध्य। इसको हम आगे समझाएंगे कि समांतर माध्य कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। तो बस आप अभी ये समझ लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे महत्वपूर्ण माप क्या है, तो सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे महत्वपूर्ण माप समांतर माध्य है। और इसे हम लोग औसत या फिर आंकड़ों में इसे समांतर माध्य कहते हैं। तो इसे नॉर्मली औसत बोलते हैं, अगर आंकड़ों में बात करी जाए तो इसे हम लोग समांतर माध्य बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के द्वारा शोधकर्ताओं को डेटा को स्पष्ट और संक्षेप में सारांशित करने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि जो हमने अभी क्या समझाया, जैसे हमने गंगा का वाटर 30 जगह से सैंपल कलेक्ट करे। अब रिसर्चर्स बैठा है, वो क्या 30 जगह के सैंपल की स्टडी करेगा उस टाइम? बताइए कितना टाइम वेस्ट होगा। तो उससे क्या होगा, उसका टाइम भी वेस्ट होगा और प्रोसेस लेंदी होगी। इससे बढ़िया क्या होगा, हमने जो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाली है वो रिसर्चर्स को दे देंगे, वो एक रिपोर्ट रिसर्चर्स को दे देंगे, जिससे क्या होगा, उसको जो डाटा है वो एक क्लियर फॉर्म में मिलेगा, स्पष्ट मिलेगा और एक समरी के रूप में मिलेगा, जिसे वो ईजिली समझ जाएगा और उसका काम आसानी से और जल्दी हो जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति की क्षमता क्या होती है? क्षमता ये होती है कि वो रिसर्चर्स को डेटा एक आसान फॉर्म में सारांशित करके प्रदान कर सके। ये होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की क्षमता। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति को हम लोग किन और नामों से जानते हैं। तो देखिए ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन की केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग किन और नामों से जानते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग केंद्रीय बिंदु या फिर सांख्यिकीय माध्य के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम लोग अगर कोई पूछे कि केंद्रीय प्रवृत्ति को किन और नामों से जानते हैं, तो केंद्रीय बिंदु या सांख्यिकीय माध्य के नाम से जानते हैं। ओके, तो हमने लोगों ने अभी देख लिया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से हम क्या समझते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और समांतर माध्य क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति शोधकर्ताओं को कैसे हेल्प करती है और इन्हें और किस किस नामों से जाना जाता है। ओके, तो अब हम इसके बाद देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती हैं वो क्या होती है। तो तो अब हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो हम लोग पहले देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को क्या कहते हैं, इसको निकालने के कितने मेथड हैं, इसको किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल मेथड देखेंगे, पोजिशनल मेथड देखेंगे, फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद मीन। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं पहले कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल अगर साधारण भाषा में बोले तो इसे हम लोग बोलेंगे आमतौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को औसत कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को औसत कहते हैं। ओके, और इसका औसत निकालने के दो तरीके हैं। ओके, एक मैथमेटिकल मेथड और दूसरा पोजिशनल मेथड। ओके, तो इसके दो तरीके हो गए, एक मैथमेटिकल मेथड और एक पोजिशनल मेथड। तो समझ गए, आमतौर पर जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उसे हम
लोग औसत या एवरेजेस बोलते हैं। और एवरेज फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक मैथमेटिकल मेथड और एक पोजिशनल मेथड। तो अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल मेथड से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। मीन बेसिकली क्या है कि एवरेज है, दोनों ही एवरेज है, लेकिन मीन को हम लोग बेसिकली एवरेज ही बोलेंगे। जैसे इसको 3 तरीके से फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो ये हो गया मैथमेटिकल। अब हम लोग पोजिशनल में बात करें तो पोजिशनल में भी 3 आएंगे, एक आएगा मीडियन, एक पार्टीशन, एक मोड। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन बेसिकली जैसे कोई हमारे पास सीरीज प्रोवाइड करी गई है तो उसका जो मध्य मान होगा, जो उसका मिड वैल्यू होगी, वही मीडियन कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज मिली है जैसे कि 1,2,3 और इसका पूछे कि मीडियन क्या है, देन वी कैन से दैट 2 इज मीडियन ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो जो हमारा 2 हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा। ओके, समझ गए। अब आते हैं पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, पार्टीशन वैल्यू जैसे हमें कोई सीरीज मिली उसको हम पार्ट में डिवाइड करके इस वैल्यू को फाइंड करें। जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में, 6 पार्ट में, 10 पार्ट्स में डिवाइड करके वैल्यू को अगर फाइंड कर रहे हैं तो वो पार्टीशन वैल्यू हो जाएगी। और फिर हम लोग आते हैं मोड। बेसिकली मोड क्या होता है, मोड क्या होता है जब हमारी जो सीरीज दी गई हो, सीरीज देने के साथ उस नंबर की फ्रिक्वेंसी भी दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल फिर वही गंगा वाला लेंगे। जैसे हमने मान लीजिए 30 जगह से सैंपल लिया गंगा के वाटर का। ओके, तो 30 जगह से जब सैंपल लिया तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह वैल्यू हमें डिफरेंट मिली होगी, हो सकता है कुछ जगह पे हमें सेम भी मिली हो। जैसे मान लीजिए 6.9 हमें 3 जगह मिली, 7 हमें 2 जगह मिली, 7.2 हमें 1 जगह मिली, 7.3 हमें 4 जगह 4 टाइम्स मिली। तो ऐसे करके क्या उसकी टाइम्स भी मिल रही हैं कि इतने टाइम्स ये वैल्यू मिली, इतने टाइम्स ये वैल्यू मिली, इतने टाइम्स ये वैल्यू मिली। तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी, अगर नंबर के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी भी बताई गई तो वो उसका क्या होगा, मोड कहलाएगा। ओके, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होती हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ सीरीज बेसिकली 3 टाइप की सीरीज होती हैं। एक तो हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी हो गई डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी हो गई क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में सीधे सिंपल आपके ऐसे करके नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इसमें कोई ना फ्रिक्वेंसी दी होती है, ना कोई क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सीधे 1 2 3 4 करके डॉट डॉट करके आपके नंबर्स लिखे होंगे। बस एक डेटा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ना फ्रिक्वेंसी बताई जाएगी ना कुछ बताया जाएगा। तो इस प्रकार की जो भी सीरीज होगी उसे हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। ओके, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज में जो होगा हम लोगों को नंबर मिलेगा विद उसकी फ्रिक्वेंसी, हाउ मैनी टाइम्स वो नंबर आ रहा है उस सीरीज में, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बताई जाएगी। जैसे एक सीरीज है उसमें 7 मैनी टाइम्स आया तो उस जितने भी टाइम्स वो आया, 7 4 टाइम्स आया तो उसका बताया जाएगा 7 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स। ऐसे करके अगर उसकी फ्रिक्वेंसी भी दी है तो वो कहलाएगी डिस्क्रीट सीरीज। ओके, अगर हम लोग क्लास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब हमारे जो होते हैं उनको एक क्लास में बांट दिया जाए। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके अगर क्लास में बांट दिया जाए तो वो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एग्जाम्पल पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक क्लास है उसमें बच्चे हैं और उनके मार्क्स आए, तो हम लोग अगर ऐसे पूछें कि 0 से 10 मार्क्स के बीच कितने बच्चे हैं, वो कहें 4, फिर कहें 10 से 20 के बीच कितने बच्चे हैं, कहें 5। तो ऐसे करके जो होता है इस प्रकार का अगर हमें सीरीज़ मिल रही है तो वो कहलाएगी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। ओके, अब हम लोग देखते हैं मीन। मीन क्या होता है, मीन जैसा मैंने बताया इसको फार्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड कर लेते हैं मैथमेटिकल मेथड से। और बेसिकली मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है। ओके, एवरेज होता है और इसे हम बोल सकते हैं जो हमने टोटल ऑब्जर्वेशंस करी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने जितने टाइम्स ऑब्जर्वेशंस करी, जितनी ऑब्जर्वेशंस आई उसका टोटल वैल्यू करेंगे। अपान में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी बार ऑब्जर्वेशंस करी तो उसको लिख देंगे। इसमें जैसे मैंने फार्मूला लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसमें यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन करके और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ओके, और इसमें फिर इसका ये फार्मूला हो जाएगा और फिर इसके बाद
एक इस पे मीन पे एक देख लेंगे। अभी हम एक इंडिविजुअल सीरीज़ का एक एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में इसको हम एक डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जांपल देके समझाएंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ आए तो उसमें कैसे हम मीन को फाइंड करते हैं। अभी फिलहाल एक इंडिविजुअल सीरीज़ दे रहे हैं, उसमें मीन को फाइंड करना है। तो बेसिकली आप समझ गए मीन क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो अब हम लोग ये समझते हैं एग्जांपल है क्या, जैसे ये हमने एक इंडिविजुअल सीरीज ले ली 1 2 3 4 5, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन सीरीज। तो ये कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज है और हमने इसको फाइंड द मीन ऑफ द गिवन सीरीज। ओके, तो हमने क्या किया, हमने क्या टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स, हमने टोटल वैल्यू कर ली आइटम्स की, हमने टोटल वैल्यू कर ली आइटम्स की 1 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गए। इनका हमने टोटल कर लिया, इनका हमने टोटल कर लिया, टोटल आया हमारे पास 15। ओके, ये आ गया 15 और हमने 5, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर का आ गया 3। तो हमारा इस इंडिविजुअल सीरीज़ का क्या मीन आया, 3 आया। ओके, तो इस वीडियो में टॉपिक यहीं तक रखते हैं और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडियन, मोड और इसकी एक डिस्क्रीट सीरीज से मीन कैसे फाइंड करेंगे उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।